हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कोशिका। सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। इन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। इसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके बारे में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं और इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है। इसके बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 इनका जो अवधारणा है, इसके अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन की तथा मध्य परत लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। और वर्तमान में अगर बात करें तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में इनकी जो अवधारणा था प्रस्तुत किया गया था और सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कला युक्त कोशिकांग है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो होती है कोशिका द्रव्य में और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहते हैं। याद रखिएगा, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय श्वसन के अधिकतम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रैब ने 1937 में की थी। तो हैंस क्रैब का नाम याद रखिएगा। और इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण है। तो जो पेड़ पौधे इनके जो पत्ते होते हैं हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद है गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी 1898 में किए थे। तो कैमिलो गोल्जी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1898 में इसका अन्वेषण किया था और इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। यह क्वेश्चन
बहुत मतलब कि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत से जल अवघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अवघटन क्रिया के द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज याद रखिएगा, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर 1869 में इन्होंने की थी। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री के भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी या 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं और जबकि 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होता है। जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो क्या होता है, उस जनक का पुत्र मतलब कि जो संतान पैदा लेगा, पुत्र लेगा। और जब XX यानी जो पुरुष हैं उनका X और महिला जो है इनका X अगर मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को जो है एपोप्टोसिस कहते हैं और यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। चलिए इस पे आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर 1869 में जो है की थी और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पादप विषाणु हैं अविकल्पी परजीवी जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएस यानी द्विवलयक या एक वलयक सिंगल स्टैंडर्ड एसएस जो है होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में पूछा गया है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही जवाब होगा 23 पेयर यानी 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होता है।
जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक यानी पेरेंट से जिन संतान का या जिन संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री का मतलब वह पुत्री जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 23 जोड़े यानी 46। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अस्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इसका सही जवाब होगा छिपकली, डी ऑप्शन। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। अब बताइए, इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका से जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण जो है भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला था यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवालों को छोड़कर से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही कोशिका अधिकांश ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्म झिल्ली बनी होती है। प्लाज्म झिल्ली किससे बनी होती है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, प्रोटीन से और लिपिड से, यानी डी ऑप्शन, ए और बी दोनों से। प्लाज्म झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे कर रखती है। रॉबर्टसन ने 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें जो हैं प्रोटीन के द्वारा और मध्य वाली जो परत है इसका निर्माण लिपिड के द्वारा होती है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन इनके द्वारा 1972 में प्रस्तुत अवधारणा जो है सर्वाधिक मान्य है और इसके अनुसार सर्वाधिक यानी कोशिका झिल्ली में जो है फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन भी होती हैं। तो इनकी जो अवधारणा है सर्वाधिक मान्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम
बी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवयी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतःद्रवयी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका सही जवाब होगा तिल्ली, डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जो लसिका कोशिकाएं हैं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या श्वेत रक्त जो है मतलब की है, और इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली और थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 कथन इसमें दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित जो है मतलब की हो सकती हैं। और चौथा है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा चौथा जो कथन है वो सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है। पहला भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, दूसरा वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था से उत्पन्न होती है, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीज पुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जाता है या किया जा सकता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? पहला, ये प्राणी में जीवन भर जो है स्वयं गुणन करती है। दूसरा है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये कम या अधिक प्रकार या ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, एम्ब्रियो में पाई जाती है। इसका बताइए कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? डी ऑप्शन। ठीक है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह असत्य है। बाकी जो ए बी सी है ये सत्य कथन है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है। जो स्टेम सेल है यह एक विभाजनशील कोशिका है जिसमें स्वतः विभाजन की क्रिया होती है और यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों और ऊतकों में पाई जाती है। 18 नंबर है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु जो प्रोग्राम सेल डेथ है या प्रक्रमित कोशिका मृत्यु है, इसमें कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास और अंगों के प्रति विकास के समय होता है। 19 नंबर है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है? सही जवाब है क्रेब्स चक्र, यानी बी ऑप्शन। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने 1937 में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आनुवंशिकता से जो है स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।